अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, 5 बड़ी उभरती हुई इकोनॉमीज़ का एक इत्तेहाद ब्रिक्स, जिसका मकसद अपने रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, तरक्की और सियासी मुकालमे को फ़रोग़ देना था। और यकीनन 2010 में जब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने इसका एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और उसके बाद हमने देखा कि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। और ब्रिक्स के जो एजेंडा है उसमें अहम मालियाती और जो उससे नबर्द आज़मा होने वाले जो ममालिक हैं उसको शामिल करना है, गरीब और तरक्की पजीर मईशतों को जो है खड़ा करना, और साथ साथ ये मुल्क जो है मिलकर दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी और आलमी GDP का 26% हिस्सा जो है वो है। और ब्रिक्स का ये भी क्लेम है कि 2050 तक वो दुनिया की उभरती हुई मईशत में शामिल हो जाएगा। इसकी अहमियत, एक्सपेक्टेशंस, उसके असरात कितने अचीवेबल हैं, इस पर तो बात होगी। इस वक्त ये 5 जो ममालिक हैं उनमें ईरान, मिस्र, एथोपिया, UAE शामिल हो चुके हैं, और तकरीबन 40 या कहा जा रहा है कि 39 के करीब जो ममालिक इसमें शामिल होने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि बढ़ती हुई इस ताकत जो कि ब्रिक्स का नाम है, इससे इसको मगरिब किस तरह देख रही है। साथ साथ जो ब्रिक्स करेंसी का एक वजूद अमल में आने वाला है, तो वो आलमी जो करेंसी है डॉलर, उसको किस तरह मात देगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस ब्रिक्स समिट 2024 की है वो ये कि जो कि रूस में मुनक्किद हुई थी, इसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ शिरकत की है बल्कि जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब हैं, उन्होंने जो कि पाकिस्तान के एक पहले खिताब करने वाले एक बन चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं, खिताब करने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं। मुशाहिद हुसैन ने पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए ये कहा है कि उसको पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। सवाल यहाँ ये उठाएंगे कि पाकिस्तान जो पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत भी करता है और अहम किरदार अदा कर रहा है, ब्रिक्स में शमूलियत से उसको कितना फ़ायदा होगा। पैनल का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन हबीब साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मोनस अहमद, आपकी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में, बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर अहमद सईद मिनास, माहिर दिफाई उमूर, हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। यकीनन हसन हबीब साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, और इसको अगर किसी भी हवाले से देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी एक 2006 में इसका वजूद हुआ जिसमें 4 ममालिक थे, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था, इसके क़याम में अमल में आने के बाद से अब तक आप इसकी कितनी अचीवमेंट्स देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया एक तो बुलाने का। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मौजूदा जो निज़ाम है, जिसको आप सिक्योरिटी एंड इकनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो तब्दील हो रहा है, और उसके असरात से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क अपने आप को रीअलाइन करें ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहां उनकी इकॉनमी, सिक्योरिटी, ट्रेड और दूसरे फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव कर सकें। तो वो देखते हुए, और इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है ब्रिक्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका पार्ट बनना, और जैसे अब तो करेंसी की भी इसकी बातें होने लगी हैं, तो इसमें पाकिस्तान का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं कि हमारे अपनी इकनॉमिक सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हम ज़्यादा पैसा अब अपना डेट सर्विसिंग पे ख़र्च कर रहे हैं, और हमें अब जो ट्रेडिशनल मोड से निकलने के लिए कोई बड़ी उसकी एक्शन की ज़रूरत है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो अलाइंसेज हैं, जैसे हम ऑलरेडी जो EU के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के, वेस्ट के साथ, एशिया के सब मुल्कों से, चाइना से, रशिया से सब ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें शामिल हो के हमारे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा। अभी तक ब्रिक्स के जो लॉज हैं या जो उनकी प्रैक्टिसेस आनी है वो वाज़े नहीं है। अच्छा, अगर EU की तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ डाली तो उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके खदोखाल वाज़े नहीं हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा बजाय इसके कि हम हेड ऑन इसमें घुस जाएं, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरह से ये इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन मुल्कों से हमारी तिजारत तो है, एक्सेप्ट इंडिया। तो हमें कोई इतने ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमारी क्योंकि ट्रेड लिमिटेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम पर असर नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा अपने हालात को इम्प्रूव करके और अपनी कंडीशंस को देखना पड़ेगा। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पॉजिटिवली वोट नहीं करेगा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स का एक बड़ा अजीब ये है कि आप एब्सटेन नहीं कर सकते हैं, हर कंट्री को वोट देना होगा।
अच्छा जैसे अक्सर आपने देखो यूएन में जी वगैरह जी में सलामती एब्सटेंशन हो कौंसिल का जाता मेंबर है, बनने के लिए जी तो लेकिन ये कि इस वक्त जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो हालात हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो बात करेंगे मोना साहब, लेकिन आपको क्या लग रहा है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या मगरिब का मुतबादिल होगा? क्योंकि देखा जाए तो 2010 से ये एक तरह से एक्सटेंड कर रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है, बैंक्स भी बना लिया इन्होंने, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स हो गया जिसमें 250 अरब बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने फंडिंग भी की कि वो उन ममालिक को दिया जो गरीब ममालिक को है। तो बात वही आ जाती है कि बात काम तो हुआ है लेकिन अमली तौर पे हमें नज़र आई ये सारी चीज़ें। इसमें मेरे ख्याल में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो उससे 15 साल हुए हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है कि जिस तरीके से दुनिया का जो आलमी निज़ाम है कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से, ठीक है, जिसको यूनिपोलर वर्ल्ड, फिर वो बायपोलर, फिर मल्टीपोलर, तो कोशिश तो ये हो रही है कि जो ब्रिक्स एक, इसको हम अलायंस नहीं कह सकते, ठीक है, ये लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। अब आप इसमें देखें कि एक तरफ रूस अच्छा है। लाइक माइंडेड आपने कहा तो मुझे तो चीन और इंडिया याद आ गया कि इनका एक नहीं तो लाइक माइंडेड नहीं, चाइना और इंडिया के इश्यूज तो होंगे, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, अच्छा मगर जाहिर है कि उनकी ट्रेड भी तो $100 बिलियन की है। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी बात रशिया भी कर रहा है, जिसकी चाइना ही बात, और व्लादिवोस्टोक में जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि रशिया की जो रूलिंग पार्टी है उसने अरेंज की, उसमें तकरीबन 29 कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा कि मगरिब की जो बालादस्ती है जो 400 साल की, उसको ब्रेक करना, उस मोनोपोली को ख़त्म करना। क्योंकि आप ये देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मगरिब जो था, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपस में इनके इश्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बाद में इन्होंने तय किया कि इनको वेस्ट को, कि वेस्ट जो है वो अब कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मगरिब की जो एक एज है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, और फिर इसके अलावा जो उनकी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है, तो ये समझना, ये एक्सपेक्ट करना कि ब्रिक्स जो है वो G7 का मतलब एक काउंटर होगा, ब्रिक्स जो है वो नेटो का एक काउंटर होगा, ये मेरे ख्याल में एक प्री मैच्योर किस्म की एक ऑब्जर्वेशन होगी। मगर आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद कि चैलेंजेस बहुत हैं, कि दुनिया की 25% जो मईशत है, जी जी इकोनॉमी है, वो ब्रिक्स के पास है। 50% जो मजमूई आबादी 3.25 तो बिलियन वो इनके पास है। अब 4 कंट्रीज और शामिल हो गए हैं और होने वाले हैं। तो इसमें इनमें इन कंट्रीज में ये एंटी वेस्टर्न या एंटी अमेरिकन, सवाए रूस और चीन को मैं निकाल दूं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि एंटी अमेरिकन, एंटी वेस्टर्न हो। ठीक है असीफ साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये नज़र आई है कि ये बड़े, मगर एक वो कहते हैं ना कि एवरेज इनकम वाले ममालिक थे। इसमें अगर चाइना को आप देख लें, इंडिया को, उसको तो उसकी तो अलग बात, लेकिन जितनी तेज़ी से इन्होंने तरक्की की, तो ये जो क्लेम किया था इन्होंने क़याम के वक्त का और उसके बाद कि 2050 तक जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई इकॉनमी होगी, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि जिस तरह बहुत सारे ममालिक इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, और जैसे मैंने बताया 4 तो शामिल हो गए हैं, बाकी 39 पाइपलाइंस पे, तो दुनिया की जो वही बात आ जाता है ना, अब बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर वाला, कि सब अपने अपने मुफादात को देख रहे हैं, यानी वो ताकत का तवाजुन जो है वो शिफ्ट हो रहा है अपने अपने मुफादात को लेकर। देखिए, जो बैलेंस है वो एडजस्ट हो रहा है, अच्छा, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। ओके। और अगर आप गौर से देखें तो प्री कॉलोनाइजेशन एरा में, चाहे वो चाइना हो या इंडिया हो, 17th सेंचुरी में इंडिया 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था, चाइना भी कम बेश इतना ही था। तो ये अपने पोजीशन पे वापस आ रहे हैं। इनका जो कॉलोनाइजेशन में नुकसान हुआ, या और ज़रा सा आप पीछे जाएं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 17th सेंचुरी में, उसमें यूरोप ने अपनी सॉवरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस और अलायंस की बात की, और ये अलायंस चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर इनके जो मसाइल थे उन्होंने वॉर से किए, फिर फैशिज्म आ गया। तो इनफैक्ट इन दोनों मुल्कों में, इंडिया और चाइना में, पोटेंशियल तो है कि ये 50% इस अलायंस में क्रॉस कर जाएं ब्रिक्स के साथ। वैसे भी कर सकते हैं बगैर उसके भी, तो चांसेस तो हैं, इनके पास पोटेंशियल हैं, इनके पास
क्रिटिकल पॉपुलेशन है, इनके पास रिसोर्सेज हैं या इनकी एक्सेस है रिसोर्सेज तक। अब जैसे रेयर अर्थ है, अब जब टेक्नोलॉजी की बात होगी तो रेयर अर्थ मेटल्स आएंगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी। तो जो नए आने वाले मुल्क हैं जैसे टर्की है, टर्की को रोकने की कोशिश की जा रही है। जब टर्किश ड्रोन ने अज़रबैजान को फतह दिलाई तो जैसे ही खबर आई तो कनाडा ने पहला काम ये किया कि टर्की को लेंस सप्लाई करना रोक दिया। टर्क्स ने 45 दिन में ऑप्टिकल लेंसेज खुद प्रोड्यूस करके अपने ड्रोन को फिर तो अब बात है टेक्नोलॉजी की। अमेरिका और चाइना की जंग जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि अमेरिका का ये ख्याल है कि जो आने वाली थ्रेट है वो होगी टेक्नोलॉजी से, वो होगी इकोनॉमी से, वो होगी फौज से। चाइना फौज में भी आप देखें चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, ठीक है उनके पहले दो जो हैं वो गिनती में नहीं आते, लेकिन जिस स्पीड से वो बना रहे हैं दे विल वेरी सून बी पोजिंग सम थ्रेट, नॉट वेरी बिग क्रिटिकल थ्रेट लेकिन सम थ्रेट टू द यूएस। तो ये जो चेंजेस हैं वर्ल्ड में आ रही हैं और बहुत स्पीड से आ रही हैं। और एक अजीब बात हुई है कि ब्रेटन वुड वगैरह के बाद से जब ये करेंसी में इन्होंने करेंसी को गोल्ड से अलग किया है उसके बाद से बहुत ज़्यादा कैश दुनिया में आ गया है। जो वेल्थ क्रिएशन हुई है वो इतनी बड़ी है कि जिसका हिसाब नहीं। और उसकी अब उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी आ गई। तो वर्ल्ड इज़ अ वेरी वेरी क्रूअल एंड वेरी डिफिकल्ट पोजीशन इन अ प्लेस नाउ। और इसमें जो कंपटीशंस हैं चाहे वो अलायंसेस के थ्रू हो चाहे राइवलरी हो, अब जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो दो गर्म चल रहे हैं, यमन भी उसमें शामिल है, सीरिया में है, लेबनान में है, गाज़ा में है, यूक्रेन में है, ये बड़े अजीब व गरीब हैं और ये टिप कर रहे हैं बैलेंस को। अब ये किस तरफ जाता है ये अगले 10-15 साल में क्लियर हो जाएगा, इससे पहले शायद ना बने। ठीक है मोना साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि इसके असरात की ब्रिक्स की, तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी रही थी कि ब्रिक्स का वजूद जो है वो जो मालियाती इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके रिफॉर्म्स के लिए बड़ी एक इसकी सजेशंस होंगी ताकि उभरती हुई जो इकोनॉमीज़ हैं उनको भरपूर नुमाइंदगी मिल सके। मगर ऐसा देखा नहीं गया, मतलब इन 15 सालों में अगर देखा जाए, क्योंकि वो तमाम मुल्क जो कि गरीब हैं या तरक्की पजीर हैं या जो IMF से कर्ज लेते हैं वहाँ हमें कुछ इस तरह की उनकी नहीं, वो तो जाहिर है कि तब्दीली तो फ़ौरन नहीं आती कि ये तो पुराने इदारे हैं। वर्ल्ड बैंक IMF, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं और उनका कंट्रोल है। तो अब वो कंट्रोल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या वो कंट्रोल को किसी तरीके से मैनेज करना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं ये कहूँगा कि देखें एक मेंबर ब्रिक्स का जो है वो तो ज़ेर ताब है, जो रशिया की मैं बात कर रहा हूँ, सैंक्शंस लगी हुई हैं जी, कुछ सैंक्शन तो चाइना में भी लगी हुई है। तो ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में, अब यही होता है कि आज से 50 साल पहले चीन और सोवियत यूनियन जो थे वो तो आपस में इतने ज़्यादा गुत्थम गुत्था थे। इनकी 1969 में वॉर भी हुई थी, लिमिटेड वॉर हुई थी। अब वो एक अलाइज हैं। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है साइनो रशियन रेप्रोचमा का। तो अमेरिका को इससे परेशानी तो है, मगर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है अमेरिका का या मगरिब का, क्योंकि वेस्ट जो है वो अब डिवाइड कह सकते हैं कि उसमें इख्तिलाफात होंगे, मगर वेस्ट की जो यूनिटी है वो मेरे ख्याल में ब्रिक्स के लिए ये जो इस तरह के जो बाकी अब क्वाड है, एक ये US है, ये दो अलायंसेस क्या है क्वाड जो है जिसमें कि मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पता नहीं और फिर न्यूजीलैंड, जापान और ये कंट्रीज़ जो शामिल हैं, US, UK। तो ये क्या है एशिया में कि किसी तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए। जो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट है जो कि हैरी ट्रूमैन के ज़माने से अमेरिकन प्रेसिडेंट 1949 से वो पॉलिसी अभी तक है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, वॉरसाई पैक्ट ख़त्म हो गया, नेटो अभी भी है। अब कंटेनमेंट क्या हो, कंटेनमेंट ऑफ रशिया हो, कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो, तो डुअल कंटेनमेंट पॉलिसी एक तरह की। तो इससे ब्रिक्स के अंदर चूंकि इंडिया के अपने एम्बिशंस हैं, ठीक है, इंडिया भी चाहता है कि वो नंबर 1 हो। इंडिया इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और ये एक्सपेक्टेशन है कि 2027 में वो 3rd नंबर पे आ जाएगी। ठीक है सर। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया।
سر اس وقت ہم برکس سمٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلا آپ سے جنرل کوسچن یہی کرنا چاہوں گی کہ ہم اس کے ایجنڈے کو، اس کے ایکسپیکٹیشن کو اور اس کے اثرات کو کس طرح آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ دراصل یہ ایک نئی آرگنائزیشن بنی ہے جس کے اندر ہمارے فیور والے ممالک کافی ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم اس کو جوائن کریں تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی سارے لوگ ایسے شامل ہیں جو ہمیں جانتے ہیں، اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور میرے خیال میں اس آرگنائزیشن سے اس کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو محمود صاحب اس ایجنڈے میں اس میں جو ہے وہ یہ کہ مالیاتی امور سے نبرد آزما ہونا شامل ہے. خاص طور پہ ہم جو غریب ممالک دیکھتے ہیں یا ترقی پذیر معیشتیں ہیں، ان کو کھڑا کرنا بھی اس کا ایک ہدف تھا. آپ کو لگتا ہے ان 15 سالوں میں ایسا کوئی ہدف حاصل کر سکا ہے برکس؟ جی بالکل، پاکستان کی ایک اہمیت ہے. فی الحال ہمارے ہاں کوئی پرابلم ہے معیشت کا، لیکن پاکستان جو ہے ایک ایٹمی ملک ہے اور مضبوط فوج بھی رکھتا ہے. اس لیے اس کی ایک اہمیت ہے دنیا میں اور مسلمان ممالک میں بھی. تو میرے خیال میں اس میں شامل ہونا چاہیے، اور وہ شامل کریں گے بھی، کیونکہ پاکستان ایک اہم ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمود صاحب، اب جو شامل ہوئے، شمولیت شرکت کی ہے پاکستان نے، اور سینیٹر مشاہد حسین پہلے پاکستانی جنہوں نے وہاں خطاب بھی کیا ہے، آپ ان کے خطاب کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ برکس کو شامل کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ برکس ممالک جو ہے وہ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. کتنا کنونسنگ رہا ان کا یہ خطاب؟ جی بالکل، برکس کے جو ممالک ہیں جو کہ باہر کسی ممالک میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان ایک ملک ہے جس میں ان کی انویسٹمنٹ سیف بھی ہوگی اور ان کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اس کا پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا. پاکستان ٹیمپریریلی معیشت جو ہے اس کی کمزور ہے، لیکن اس کو مضبوطی کے لیے اس قسم کے اقدامات ضروری ہے. کچھ تو ہمارے دوست ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، چین ہے، یا یو اے ای ہے، یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا کے اسٹیج کے اوپر ہم نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہو. تو اس میں کافی سارے ممالک ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سر برکس، لاسٹ سوال آپ سے لے لیتی ہوں کہ برکس میں جو موجود اتحادی ہیں، ان میں 5 جو مین ہیں، اس میں اگر ہم ایشیا پیسیفک کی بات کریں تو بھارت اور چین میں حریف سمجھے جاتے ہیں، اسپیشلی سرحدی تنازعات پہ. تو کس طرح یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آگے مطلب چل رہے ہیں یہ لوگ؟ میرے خیال میں اس کے اندر کافی سارے ممالک ہیں جو کہ نیوٹرل ہے، جیسے برازیل ہے اور جیسے دوسرے ممالک ہیں. انڈیا اس میں موجود ہے مگر وہ صرف مخالفت کرے گا پاکستان کی، لیکن اور کافی سارے ممالک ہیں جو پاکستان کے فیور میں بات کریں گے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں شامل ہوں، اور میرے خیال میں صرف ہندوستان کی مخالفت جو ہے ہمیں دنیا کے سیاست میں علیحدہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا محمود شاہ صاحب، وقت دیا آپ نے. حسیب صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات یہ جو کر رہے تھے لائک مائنڈیڈ والی، تو میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ برکس ممالک میں کون سی چیز ہے جو کہ مشترکہ ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے ان تمام ممالک میں جو ایک مطلب ہمیں ڈویژن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل ڈویژنس تو واضح ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ 60s میں تو لیٹ 60s میں تو رشیا واز کنسیڈرنگ ایٹم بامبنگ چائنا، اور امریکہ نے روکا تھا. اور آمو ریور کے کراس ٹھیک ٹھاک، ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں معمولی جنگ تھی، 72 ڈویژن فوج تھی وہاں 69 میں. تو اختلافات تو ان کے ہیں. انڈیا چائنا 62 کی نیفا وار ہے،
اور باقی ملکوں میں بھی اختلافات ہیں، لیکن اب جو نئی اپروچ ہے آئی آر مینجمنٹ میں وہ یہ کہ آپ اپنے بارڈر کے اختلافات کو بیک برنر پہ رکھتے ہیں اور آپ اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور باقی چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. اسی لیے چائنا انڈیا کی اتنی زیادہ ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے ان کے ہاں کلیمز ہیں، چائنا کا ہماچل پردیش پہ بھی کلیم ہے، جو اکسائی چین کا ایریا ہے وہ بھی ان کے قبضے میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اتنا بڑا بارڈر ہے جس پہ جگہ جگہ پرابلمز ہیں. تو پرابلمز تو ہیں اور رہیں گے، لیکن آپ ان پہ زیادہ ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ اپنے دوسرے اس میں کرتے ہیں انویسٹمنٹ پہ اور کوآپریشن ایٹ ڈفرینٹ انٹرنیشنل فور. آپ دیکھیں یو این ریفارمز پہ کتنے دن سے کام ہو رہا ہے. پرابلم کیا ہے کہ دو ملک ویٹو پاور لیے بیٹھے ہیں بیکاز آف دیئر کلونیل پاسٹ. اب ان کی پاور وین کر گئی ہے. ویٹو پاور اس لیے دی گئی تھی تاکہ سسٹم کو بیلنس کیا جائے. اب نہ برٹش کے پاس اتنا انرجی اور کیش ہے یا ریسورسز ہیں، نہ فرانس کے پاس ہیں. اب ان کی 80 ملک جو آزاد تھے، اور دیکھیے جو بھی قانون بنے تھے، جو بھی فریم بنا تھا، ان میں کالونیز کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. تو اب جو چینج آنی ہے اس میں آبویسلی وہ جو کنٹریز ہیں ان کا زیادہ سے آنا ہے. 1/3 آف دا ورلڈ کنٹریز اس وقت ایسے ہیں انکلوڈنگ پاکستان جن کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں فار ایجوکیشن، ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ. وہ سارا پیسہ ڈیٹ سروسنگ کو دیتے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈنا پڑے گا اگر واقعی برکس کو یا اور کسی اسٹرکچر کو سکسیس کرنی ہے کہ اس کے ممبرز کے پاس اسپیس کریٹ ہو. تو یہ جو 2014 میں بینک جو بنا تھا نیو ڈیولپمنٹ بینک، جس میں $250 بلین فنڈ بھی کیا گیا تھا غریب ممالک کے لیے، ترقی پذیر ممالک کو قرضہ دینے کے لیے، تو کچھ اس طرح کام ہوتا ہوا نظر آیا؟ بظاہر تو کوئی زیادہ پروگرس نظر نہیں آ رہی ہے. چائنا دوسرے سورسز سے بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، جس سے یورپ پریشان ہے کہ افریقہ میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، پاکستان میں بھی ان کے انویسٹمنٹس ہیں، ان کے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا پرابلمز ہیں ان میں، لیکن چائنا نے تو انویسٹ کیا، لیکن اس کے علاوہ یورپ کا انویسٹمنٹ ویسے نظر نہیں آتا ہے. یا اس طرح یہ نیو ڈیولپمنٹ بینک کا میرے نظر میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے کم از کم. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو اب باقی ممالک ہیں 39 کے قریب یا 40 کے ممالک جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی شمولیت سے کیا ہوگا؟ یہ مزید پاورفل ہوگا یہ الائنس، یا پھر اس میں مزید ہمیں کوئی وہی بات آگے کوئی ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے، کوئی تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ہر کوئی تو مغرب کے مخالف تو نہیں جانا چاہے گا. میرے خیال میں اس میں برکس کی جو قیادت ہے، جو کور اسٹیٹس ہے وہ کون سی ہیں؟ جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں رشیا اور چائنا اچھا کور اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس میں باقی سینٹرل ایشیا کے، پھر انڈیا شامل ہوا، پھر پاکستان شامل ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ان ممالک کو آپ نے جناب ایڈمٹ کر لیا، مینیج نہیں کر سکیں گے، برکس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. ان کو جو اپروچ ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ. اور جو آپ ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی شمولیت برکس میں، انڈیا جو ہے مخالفت، پاکستان تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر بن گیا، بن تو گیا کیونکہ چائنا نے سپورٹ کی تھی، رشیا نے بھی کی. تو یہ مطلب اچھا دوسری بات چین سپورٹ کرے گا، کرے گا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 29 ممالک یا 40 ممالک ہیں وہ کون ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یورپین یونین میں شمولیت کے لیے کرائٹیریا ہے، جو اس کرائٹیریا کو پورا کرے تو پھر وہ ای یو میں. یہاں سے آپ کے یورپی یونین کی بات ہی، ٹرکی بھی 30 سال سے جو ہے وہ یورپی یونین کے لیے شمولیت کے لیے، مگر وہ تو وجوہات اور ہیں نا، وہ تو اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نیٹو میں ہے، نیٹو میں مگر وہاں پہ نہیں آنے دے رہے، اور برکس میں بھی وہاں پہ نہیں آنے دے رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ برکس جو ہے جس میں چین جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. روس کے تو اپنے ایشوز ہیں، وہ تو یوکرین کی جنگ میں، اور پیوٹن صاحب جو وار کرمنل اور جو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ، پھر انہوں نے نارتھ کوریا کا دورہ کیا. تو یہ مطلب رشیا نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ انوالو کر دیا ہے کہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. چائنا کی پالیسی بہت ریئلسٹک ہے، بہت پریگمیٹک ہے کہ وہ اپنے نیبرز کے ساتھ پیسفلی، اور پھر اس کا فوکس ٹریڈ پہ، انویسٹمنٹس پہ، ایڈ پہ، ٹیکنالوجی پہ. تبھی تو چائنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ماجرائی میں شامل ہو. آخری جنگ
جو کہ چین نے لڑی تھی وہ ویتنام کے خلاف لڑی تھی 1979 جنوری میں. اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اب کسی بھی کانفلکٹ میں عام کانفلکٹ میں نہیں ہوگا. تو اس فائدہ تو ہوا اس کو. آپ دیکھ لیں کہ 50 سالوں میں 40 سالوں میں چائنا کو, کیونکہ جب تک کہ وہ نہ صرف وہ بہت پیسفل رہا بلکہ ثالثی کا بڑا کردار ادا کیا. یہ تو انڈیا پاکستان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں, پاکستان تو سمجھنا چاہتا ہے مگر بھارت کی وہی ایک ہٹ آپس درمی کے ہے. تعلقات جو ہیں وہ پیسفل نہ ہوں, نان انٹرفیئرنس, نان انٹرونشن, اور پھر آپ فوکس کریں ایشوز پہ, آپ بات کریں. آپ جو سارک کا جو پورا پروسیس ہے جو کہ ڈیریل ہوا ہے 2016 سے, تو وہ ریوائیو ہو, وہ انڈیا نہیں کرنے دے رہا. تو وہ بات صحیح ہے کہ ایک ملک ہے جس کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا عمل جنوبی ایشیا میں, بھارت کو خطے کا چودھری کہتے ہیں نا, چودھری بنا بیٹھا نہیں تو وہ غلط ہے. بالکل وہ انڈیا جو ہے وہ, اگر میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا آخری آپ کے سوال کے, انڈیا جو ہے وہ جتنی کوشش کر لے, ٹھیک ہے, تیسری بڑی معیشت, مگر وہ اس وقت تک عالمی سطح پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے تعلقات اپنے ہمسایوں خاص طور پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں ہوں. جی بالکل ٹھیک بات کی. اس کے تو نیپال کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں. بہرحال اچھا سر, بات ہو رہی ہے روس کے اوپر کہ روس کے کچھ ایشوز ہیں. آپ روس کو مطلب روس برکس کو مغرب کے خلاف اپنی جو لڑائی یوکرین کے ہے اس میں کس طرح دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے رشیا کی, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ پوٹن کی جو پالیسی ہے وہ بہت ایگریسولی اینٹی امریکہ اور بہت زیادہ اینٹی ویسٹ ہے. اتنی زیادہ جو ہے ہو گئی ہے کہ شاید وہ اب ان مینیجبل ہو. اس کا فال بیک آ سکتا ہے انٹرنلی بھی, کمیونسٹ پارٹی میں اس کی مخالفت ہو سکتی ہے. اور انہوں نے دیکھیے اپنے سارے ریسورسز لگا کے بھی یوکرین جیسے چھوٹے ملک کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا. اصل ایشو یہ ہے, اتنی بڑی فوج کے ساتھ تو ممکن یہ تھا کہ 6-8 دن میں جرمن اسٹائل میں بلٹ کریگز میں کراس کر دینا تھا, نہیں ہو پایا. آلموسٹ اسٹیل میٹ ہے پچھلے 1 سال سے, تھوڑا سا ریسنٹلی رشیا نے گین کیا ہے. بٹ اتنی بڑی سپر پاور کا کیا فائدہ؟ تو امریکہ نے اور ویسٹ نے اپنے الائنس سے, اپنی ٹیکنالوجیز سے رشیا کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے. 2 بڑے جو ان کے ریکانسنس کے ایئرکرافٹ تھے A-50, وہ ایک جنوری میں ہوا تھا, ایک اپریل میں تباہ ہوا ہے. تو اس 12 ٹوٹل ان کے پاس سے. اب ایک سپر پاور اگر اس طرح سے اپنے ایسیٹس لوز کرے گی تو اس کرائسس میں رشیا کی مس مینجمنٹ سامنے آئی ہے, ان کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں. تو ان کے بھی فورن پالیسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پوٹن دوبارہ بننے کے بعد پریزیڈنٹ وہ گئے, چین گئے, اس کے بعد ابھی 24 سال کے بعد جو شمالی کوریا کا, نارتھ کوریا گئے اور اب ویتنام پہنچ گئے. جی سوری مشرقی کوریا, وہ کمپلیٹ کر کے اب نارتھ کوریا جیسا ملک جو ہے اس میں جانے کا کوئی پریکٹیکل فائدہ نہیں. میں تو 2 سال رہا ہوں, لیکن یہ کہ وہاں جانے کا کوئی خاص پولیٹیکل فائدہ نہیں تھا. کسی اپنے فارن منسٹر کو بھیج دیتے, کسی اور کو بھیج دیتے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ رشیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ ٹوٹلی اینٹی ویسٹ ہے, جو اتنا زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مونس صاحب, اب یہ جو تمام صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں جو پاکستان نے بھی شرکت کی, ذرا پاکستان کے اسپیکٹ سے بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان اس سے کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟ مطلب بڑا اچھا انہوں نے ایک اسپیچ دی وہاں پر اور کنونس بھی کرنے کی کوشش کی ہے, اور پاکستان کئی سالوں سے مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ اسے برکس میں شامل کیا جائے. تو پاکستان اگر شامل ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ایڈوانٹیج لے گا؟ دیکھیں, اس میں ظاہر ہے کہ اسپیس تو ملے گی پاکستان کو. جو ایک پالیسی ہے انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, ٹھیک, نہ صرف خطے میں کیا جائے, دنیا میں کیا جائے. تو وہ پالیسی تو ناکام ہو جائے گی, اور ناکام ہو گئی ہے. تو پاکستان کو اسپیس ملے گی اگر وہ برکس میں شامل ہوتا ہے. مگر جو بات میسیڈر صاحب نے کی تھی کہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے جو معاملات ہیں, جو اپنے داخلی جو ایشوز ہیں, ان کو وہ سارٹ آؤٹ کرے, ان کو اکانومکلی, پولیٹیکلی ان چیزوں کو وہ سارٹ آؤٹ کرے, اسٹیبلائز کرے. تو پھر اس کا برکس پہ بھی امپیکٹ پڑے گا, ٹھیک ہے, اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی امپیکٹ پڑے گا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ پاکستان کو زیادہ سیریسلی لیں گے. ٹھیک ہے. زبیر طفیل صاحب فارمر پریزیڈنٹ FPCCI ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ سر.
सर इस वक्त पाकिस्तान की शमूलियत ब्रिक्स समिट 2024 में रशिया में, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बार फिर मुतालबा किया, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और साथ साथ वहाँ ये भी बात की कि ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, ऑल दो कि उनमें से कुछ ममालिक के साथ हमारी ट्रेड जारी है, मगर वो चाहते हैं कि वो मुल्क जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करें आके। जी देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर जो है ना उसको मेंबरशिप मिले। और ये इस वक्त एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जिसमें, जैसे आपको पता है, जो भी ममालिक हैं इसमें ब्राजील है, इसमें रशिया है, इसमें इंडिया है, इसमें चाइना है, इसमें आपका साउथ अफ्रीका है। तो हमें इसमें पूरी कोशिश करके मेंबरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया में दो ग्रुप, माशी तौर पे दो ग्रुप बनने जा रहे हैं। एक ग्रुप है जो अमेरिका के ब्लॉक में है, दूसरा ग्रुप है जो ग्रुप है वो रशिया, चाइना और दीगर ममालिक और इंडिया भी देखें। इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी मईशत है। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको ब्रिक्स की जो है मेंबरशिप मिले। अभी मुझे पता है कि इसको जब ये मेंबरशिप में जाएंगे तो इंडिया मुखालफत करेगा। तो ठीक है, फुल मेंबरशिप ना सही, ऑब्जर्वर मिले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान को मेंबरशिप दिलवाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ होगा, और चाइना कोशिश करेगा तो ब्रिक्स में पाकिस्तान की भी मेंबरशिप हो जाएगी। प्लस अभी ईरान ने भी इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमें पूरी कोशिश करने की चाहिए कि जब नया मेंबर ईरान उसमें आ रहा है, या साथ साथ थाईलैंड ने भी कोशिश की है, तो हमें भी उसकी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त देख रहे हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमने देखा कि जो डॉलर था वो आलमी करेंसी बन गया। ब्रिक्स करेंसी को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये डॉलर के लिए चैलेंज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए, जब आप पूरी मईशत को देखें ना कि चाइना की मईशत, इंडिया की मईशत और रशिया की, इन तीन ममालिक की मईशत जो है ये बहुत बड़ी मईशत है। इसको सबको टोटल किया जाए तो ये भी एक अमेरिका के जितनी भी मईशत है उसके करीब करीब पहुंच जाती है। तो सबको हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये ब्रिक्स जो है एक बहुत बड़ी हकीकत बनने जा रहा है। ये जो भी मौजूदा सूरत हाल है, अब देखिए पाकिस्तान को दबा के रखा गया जी, आप ईरान से कोई काम ना करें, और ये सैंक्शन है, ये है, वो है। और इंडिया जो है बहुत मजे से सारे ऑयल ईरान से खरीदता है। सर रशिया के ऑयल का तो सबसे बड़ा बायर इंडिया और चीनी है। जी हाँ, देखें ना, तो हम क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? हम क्यों नहीं ईरान से ऑयल खरीद सकते? ईरान की सेलिंग प्राइस ऑयल की जो है ना, पाकिस्तान जो परचेज प्राइस है उससे 20-25% कम है। तो जब हम इतनी बड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी अपने मुफाद को देखते हुए जो है ईरान से भी कारोबार करना चाहिए, और उसके साथ साथ रशिया से भी जो ऑयल खरीदना चाहिए। ठीक है। तो जुबैर साहब, हम अगर सपोज के हमारे मुल्क में सरमायाकारी होती है ब्रिक्स, ऑल दो कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ ममालिक हैं जो ऐसे यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड भी हैं, स्पेशली यूएई हमारे साथ इस वक्त कर रहा है, $10 बिलियन के इंटरेस्टेड है वो। तो सर और कौन से हमारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं, या हम किस चीज़ को एक्सपोर्ट करने में इस वक्त कैपेबल हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज में जो है वो ज़्यादातर माइंस और मिनरल्स होंगी, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अगर आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं ना, तो आपको अपने मुल्क के अंदर अपने हालात को सीधा करना होगा। अगर बाहर के ममालिक को जब तक ये एतमाद ना हो कि जी यहाँ पर जो है सियासी निज़ाम जो है वो स्टेबल है, चलता है, कैसे चलता है, अगर पता चले कि हर 2 साल बाद हुकूमत बदलती जाएगी, तो कोई भी मुल्क जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचेगा। और मैं यही अल्लाह से दुआ करता हूँ, और लोगों अपना तमाम सियासी जमातों से भी कहता हूँ कि खुदारा बैठ के अपने मसाइल को हल करें। आप अपने मसाइल को हल नहीं करेंगे तो कोई भी आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफैल साहब, आपने वक्त दिया। सर हम वैसे तो हमारा जो आज का टॉपिक ब्रिक्स के ऊपर ही था, लेकिन हम चूँकि एक और बहुत सीरियस किस्म का इशू है पाकिस्तान में जो कि हल हो जाना चाहिए था, पोलियो का, तो आज हम थोड़ा सा पोलियो के हवाले से भी बात करेंगे। 1994 से पोलियो खात्मे के लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया यहाँ से मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका है। ऑल्दो के इस पे बड़ी निगरानी, दुनिया की सबसे बड़ी निगरानी के निज़ाम की खिदमात भी हमें हासिल है। हमारे यहाँ वो एक तो शऊर की बात है कि लोगों में शऊर, ख़ास तौर पर वालिदैन में, क्योंकि इस वक्त जो है ना नवंबर के बाद से केसेस, जनवरी के बाद से केसेस बढ़े हैं, और कुछ 30 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये इसकी निशानदेही हुई है।
वजह क्या है, लोग अभी तक क्यों अवेयरनेस नहीं आ सकी, स्पेशली वालिदैन को? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इंडिया में जब पोलियो ख़त्म हुआ तो जो डायरेक्टर था वो पाकिस्तानी था। तो बड़ा उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी जो इंडिया से ख़त्म हुआ। उनका जी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट। अब आप देखिए, आपके मुल्क में क्या है, जहालत भी है जी, इसको पोलिटिसाइज भी किया गया है। ख़ास तौर पे उसामा बिन लादेन के केस में जाली पोली मुहिम से जब उसको DNA वेरीफाई हुआ तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आ गया कि उनको इस तरह ट्रैक किया जा सकता है। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ जो कैंपेन्स हैं, मेरे ख्याल में उसको उतनी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और देयर आर सर्टन पॉकेट्स, सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान जहाँ की पॉपुलेशन तैयार नहीं है। अब ये मैसेज उन तक किस तरह पहुँचाया जाए, मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी है कि आपकी रिलीजियस लीडरशिप को गवर्नमेंट फ्रंट पे लाए और उन इलाकों में ये मैसेज पहुंचाए कि भाई देखिए। सर एक मुझे याद है कि कुछ गवर्नमेंट्स ने तो इस तरह किया कि रिलीजियस स्कॉलर्स को कहा कि आप इसकी मतलब थोड़ा इसको पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पे लोगों तक पहुंचाए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ शायद जहालत का एक वो फुकदान इस तरह से है कि अब उस पर कंट्रोल करना थोड़ा। सर इसके मतलब साहब इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसमें तो ज़ाहिर है कि ये मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में जो भी कोशिश की गई या कोशिशें की गई पोलियो ख़त्म करने के लिए या वो कामयाब नहीं हुई। उसकी वजह इंटरनल है, दाखिली सतह पे। तो जब तक कि इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, और इसमें मुझे तो हैरत है कि ये तो ख़त्म हो गया था, ये मर्ज तो तकरीबन ख़त्म हो गया था। बिल गेट्स ने जो फाउंडेशन है उन्होंने इस पर मदद की, उन्होंने काफ़ी इस मामले में पाकिस्तान का साथ दिया। फिर दोबारा कैसे हुआ? तो उसकी तो वजह यही है कि यहाँ पे शऊर की कमी और यहाँ पे मफाद परस्ती और वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं हैं कि पोलियो या इस तरह के जो अमराज हैं वो पाकिस्तान से ख़त्म हो, क्योंकि उनका रोल बनता है, इसी में उनका रोल बनता है। और जो आपने पूछा है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ख़राब मैसेज गया है जी, वेरी नेगेटिव, बहुत ही मनफी किस्म का, कि ये अजीब जगह है कि जहाँ पे इतनी कोशिश की जाती है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, फिर भी जनाब नतायज जो हैं वो आपके फेवर में नहीं आते। तो ये चीज़ तो एक लम्हे फ़िक्र है। और हुकूमत वक्त और जो भी क़यादत है, अवाम भी, वो सर हुकूमत तो कोशिश कर रही है, लेकिन वही बात आ जाती है वो जो जी बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। लेकिन जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स है, मजहब, देखिए मजहबी बुनियाद पे, इसलिए सर कि देखिए जितने भी पोलियो के रजाकार थे जिनको शहीद किया गया, बड़े केसेस एक वक्त में हमने देखे थे, बहुत ज्यादा हो रहा था। कोई वजह नहीं थी, उसकी वजह नहीं थी, लेकिन उसके पीछे एक आप देखिए ना, उसके पीछे वजूहात क्या वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा, इस तरह की गलत इग्नोरेंस, लोगों को गुमराह करना। अब गुमराह वही होगा जिसमें अकल की कमी होगी, जिसमें शोर की कमी होगी, जो जज्बाती होगा, तभी तो गुमराह होगा। तो गुमराही के उसमें आड़ में, अच्छा, और मजे की बात सर ये है, गुमराही का जो एलिमेंट है वो उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे जो मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं उन्होंने तो इसकी हिमायत की भी है कि नहीं जी, पोलियो एक मूजी मर्ज है, बच्चे 5 साल के बच्चे तक अगर इसका पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए तो बच्चा माजूर हो सकता है। इस पे भी तो इन बाज़ मजहबी अनासर ने या बाज़ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये खतरे पिलाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए इस पे तो कानून साजी की ज़रूरत थी जी। एक कानून साजी ऑफ द स्टेट का सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं रियासत जो है वो कमज़ोर है, वो नहीं कर पा रही। फैमिली प्लानिंग में ये सक्सेसफुल नहीं हुए, ये इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अब आपका प्रॉब्लम है कि आप जहाँ जाते हैं आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, आपको वो रीटेस्ट करते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी तो बढ़ गई ना इन चीज़ों से, और आपका इमेज तो वो ट्रस्ट नहीं करते, फिर एतमाद नहीं करते कि आप अपने इश्यूज को आप मैनेज नहीं कर सक रहे, कंट्रोल नहीं कर सक रहे। एक ऐसा मर्ज जो कि मतलब बहुत पहले ख़त्म होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सर बात वही आ जाती है ना कि क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन में भी पोलियो की वैक्सीन है, लेकिन पेरेंट्स लगवाना नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा, आप उनको सजा दें, क्यों नहीं लॉ कोई वजह तो हो, पनिशमेंट कोई वजह तो हो। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, ना होना चाहिए। ये तो कौमी मफाद के खिलाफ है।
सर पाकिस्तान के अलावा अब नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी अच्छा, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक हो गई थी कि हम इसको अवेयरनेस से या फिर हम इसको रिलीजियसली जो लोग इसको गुमराह करते हैं, बल्कि मैं रिलीजियसली नहीं कहूँगी क्योंकि मैं समझती हूँ जितने भी मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं उन्होंने तो इसकी हिमायत की है, लेकिन कुछ गुमराह कुन लोग हैं जो इसको नहीं करना चाहते। माहौलियाती आलूदगी, क्योंकि ये पानी में, गंदे पानी में वायरस पाया जाता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम भूल गए थे जिक्र करना इसका। वो तो देखिए बड़ा सीरियस प्रॉब्लम वो है तो पाकिस्तान में। हाइजीन जो है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और ना लोगों को हाथ धोना आता है, ना प्रॉपर हाइजीन का वो है। तो ये तो हमें अपने सिलेबस में डालना पड़ेगा, और इस पे बहुत गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर लेने भी। जब तक रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश नहीं होगी ये सब मसाइल रहेंगे, और इससे पाकिस्तान को आप देखें रोज़ बरोज़ हम पीछे जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम आगे जाते। अयूब खान के ज़माने से फैमिली प्लानिंग की कैंपेन्स चल रही हैं, अब तक हमें सक्सेस नहीं हुई। ईरान का मौलवी जो है वो बैक करता है, सऊदी अरब का मौलवी बैक करता है, बांग्लादेश का मौलवी बैक करता है, हमारा मौलवी कोई अजीब व गरीबी वो है स्टेट में। नहीं सर, इससे तो ये इंप्रेशन जाएगा कि सारे मौलवी ऐसा है, इस तरह की नहीं, बात नहीं है। इसमें एक सर्टेन, मैंने कहा ना कुछ सर्टेन ऐसे लोग हैं जो इसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जो किरदार है, जो मुस्बत किरदार है, वो मदरसों का और मसाजिद का। बिल्कुल सही बात है आपकी कि वहाँ से लोगों में शऊर, आगही, जो जुमे के खुतबे होते हैं उसमें इन चीज़ों पे जोर दिया जाए। जैसे इन्होंने मेजर साहब ने कहा कि जो हाइजीनिक प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो बहुत संगीन हैं, कि लोगों को बुनियादी जो अवेयरनेस है वो नहीं है। तो ये मसाजिद और मदरसे और रिलीजियस जो हमारे इदारे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको एक लीडरशिप रोल एक कायदाना सलाहियत के साथ प्ले करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं नाइजीरिया और अफगानिस्तान की बात कर रही थी, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए वहाँ बेतहाशा पॉपुलेशन है, नाइजीरिया भी बहुत पॉपुलस कंट्री है, उनके भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनके यहाँ भी करप्शन है, उनके मसाइल ऑलमोस्ट हमारे ही जैसे हैं, और वो अनमैनेजेबल है। देखिए वही बात आ जाती है, जब तक रिट ऑफ द स्टेट नहीं होगी। अयूब खान के ज़माने में अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे तो आपको जेल भेजा जा सकता था। अब वो कानून ख़त्म हो गया, अब वो प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है। दुनिया में कितने मुल्क हैं जहाँ अगर आप कुछ सर्टन प्रैक्टिस ना करें तो आपको जेल भेज सकते हैं। अब हम लोग जो है वो कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहे। देखिए हमारे यहाँ की ना सिविल लीडरशिप, ना पॉलिटिकल लीडरशिप, ना रिलीजियस लीडरशिप लोगों को ये नहीं बताती है कि आपका टैक्स देना फ़र्ज़ है, आपका रोड का रूल फॉलो करना फ़र्ज़ है, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना जो है वो गलत है। ये कौन बताएगा? इतने सारे हमारे जो इश्यूज बताने वाली तो बात नहीं। अब जैसे पब्लिक मैसेज तो जा रहा है, अब हमारे प्रोग्राम के थ्रू जा रहा है, और भी बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते होंगे, सेमिनार्स होते हैं, डॉक्टर्स कैंपेन भी चलाते हैं, हुकूमत बताती भी है कि जी पोलियो एक मतलब जानलेवा बीमारी भी है और ये माजूरी की वजह भी बन सकती है। अब डंडा लेके तो हुकूमत किसी के पीछे नहीं जाएगी, तो ये तो वालदेन का और दीगर जो लोग हैं, दीगर किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मकातबे फ़िक्र के हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी सब बनती तो है, लेकिन नहीं कर रहे ना लोग। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर जमाल रजा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पोलियो की मौजूदगी के हवाले से। एक वक्त था कि हमने सुना था कि पोलियो ख़त्म हो गया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इस साल के आगाज़ से फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि पोलियो की जो केसेस हैं वो सामने आना शुरू हो गए। इसकी वजूहत आप क्या समझ रहे हैं? जी पोलियो खत्म तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से किसी भी स्टेज पे नहीं हुआ, और कई दफ़ा ये एहसास हुआ कि पोलियो के केसेस अब कम होते जा रहे हैं, और हम हर साल भी उम्मीद करते हैं कि इस साल पोलियो का कोई केस सामने नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से पोलियो वायरस अभी तक सर्कुलेट कर रहा है, और बारहा पोलियो के केसेस भी सामने आ जाते हैं। किसी साल हम 15-20 केस भी देख लेते हैं, कभी 3-4 आ जाते हैं। इस साल भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हम वैक्सीनेशन के साथ वो जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है पोलियो का, और जो सीवेज वाटर में हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स में आता है, उससे हम निजात हासिल नहीं कर पाए हैं। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे, पोलियो की तमाम मुहिमात में पिलाई जा सके। ये हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में
जो पेट की बीमारियां बच्चों में पाई जाती हैं, जो मेल न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसकी वजह से पोलियो के जो खतरे हैं वो कई बार पिलाने के बावजूद, लोगों का आमतौर पर सवाल यही होता है कि भाई बार बार हम पिलाते हैं, फिर क्यों पोलियो खत्म नहीं हो रहा है, या फिर क्यों पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं। तो उसकी वजह बिल्कुल यही सामने आई है कि चूंकि पोलियो के खतरे पिलाने के बावजूद हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो लिहाजा वो जो एंटीबॉडीज बनानी जितनी चाहिए उनको, उतनी एंटीबॉडीज वो नहीं बना पाते हैं, और इसलिए बार बार उनको खतरे पिलाने पड़ते हैं। और अगर कहीं किसी इलाके में कोताही रह जाती है और पोलियो के बच्चे इफेक्ट होकर वो वायरस दोबारा पानी के साथ शामिल हो जाता है, तो मजीद बच्चों को मुतासर करता है। लिहाजा इसका हल सिर्फ एक ही है कि तमाम बच्चों को जो पोलियो जो इस उम्र के हैं जहाँ तक पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं, और जो मुहिमात चलती है उसके अंदर 100% बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाए। सारी दुनिया के सर, बहुत अंदर जो दफा देखा पोलियो गया का है कि खात्मा ये जो हुआ है, रजाकार होते हैं, ये इनको जो वैक्सीन या पोलियो के कतरे हैं वो सप्लाई करने में टाइम गुजर जाता है और वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, तो ये भी तो एक कॉज है। नहीं, ये देखिए ये कम होता है ऐसा कि पोलियो, क्योंकि जब पोलियो के कतरे दिए जाते हैं रजाकार टीम को, तो उसके साथ उनके बॉक्सेस होते हैं और उसमें कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। और अगर कभी ऐसा आपको कोई शक लगे भी किसी को जिसको पिलाए जा रहे हैं, तो वो कतरे चेक करके देख सकते हैं। उसमें एक कलर का इंडिकेटर होता है जिसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो इस बात की निशानदेही होती है कि टेम्परेचर पूरी तरह से मेंटेन नहीं हुआ। लेकिन अगर वो भी कतरे पिला दिए जाए तो उसमें कोई नुकसान बच्चे को नहीं होता, सिवाय इसके कि वो इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अभी तो हमारा मसला ये है कि पोलियो के खतरे पिलाए ही नहीं जा रहे पूरे तमाम जगहों पर, और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि रिफ्यूजल रेट्स या रेजिस्टेंस आती है पोलियो के खतरे पिलाने में। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहत है, लेकिन एक वजह तो जैसे मैंने बताया फटीग फैक्टर है। कुछ लोग उसको जो है वो, हालांकि इसमें तमाम उलमा के फतवे भी आ चुके हैं कि भाई ये बिल्कुल इसमें कोई भी गैर इस्लामी चीज नहीं, तमाम दुनिया में अच्छा, तमाम मुसलमान ममालिक में भी ठीक है। यही खतरे पिलाए गए हैं और इसी से पोलियो का खात्मा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, तो आप बहैसियत सदर पीपीए क्या एडवाइस करना चाहेंगे पब्लिक, वालिदैन को भी, हुकूमत को भी, और बाकी जो जी यही पैगाम देना चाहेंगे कि बल्कि मैं पोलियो के हवाले से वालिदैन तक ये भी पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि सिर्फ पोलियो नहीं, वो तमाम बीमारियां जिनके लिए वैक्सीन मौजूद है, आजकल हम खसरे के भी काफी केसेस हमने पिछले दिनों देखे हैं, तो ये तो वो बीमारी है कि जो मुकम्मल तौर बहुत पे बहुत खत्म हो शुक्रिया जानी डॉक्टर साहब, आपने चाहिए। वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती को खतरे में मत डालें। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने